बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक एशिया मिशन इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जब इसे होश आया तो वो इसी कमरे में पड़ा था। जेफर्ड और सिल्विया तो वहाँ मौजूद नहीं थे, अलबत्ता नोमानी और सिद्दीकी के साथ। जूलिया भी एक तरफ मुड़े तोड़े अंदाज में गिरे पड़े थे। इन्हें देखकर तनवीर के दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगीं। इसके सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द हो रहा था। इसने सर पर हाथ फेरा तो सर पर एक और सर निकला हुआ था। वो चंद लम्हे सर पकड़े अकड़ूं बैठा रहा। फिर वो उठा और नोमानी, सिद्दीकी और जूलिया को होश में लाने की तरकीब सोचने लगा। इनके भी सरों के पिछले हिस्सों पर ज़रबों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गोया मुजरिमों ने इन्हें एक ही अंदाज में बेहोश करके दुनिया से बेगाना कर दिया था। अब मगर इन्हें कैसे मालूम हो गया? जिस तरह अचानक इन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर घसीटा और मेरे सर पर शदीद ज़रब लगाई थी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इन्हें मेरी आमद का इल्म हो गया था और वो पहले से ही तैयार बैठे थे। क्या वो कोई जादूगर थे? तनवीर ने हैरत के आलम में सोचा। फिर अचानक इसकी निगाहों के सामने काउंटर गर्ल का चेहरा आ गया। ओह, शायद इस नाहंजार ने इन लोगों को बताया होगा। मैंने इसे मना भी किया था, मगर तनवीर ने गुस्से से दांतें पीसते हुए कहा। इसी लम्हे सिद्दीकी ने कराहते हुए खुद ही आंखें खोल दी। कमरे में तनवीर, नोमानी और जूलिया को देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। सर पर लगने वाली शदीद ज़रब से इसका भी चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। ये सब क्या है और तुम यहाँ? सिद्दीकी ने तनवीर को होश में देखकर कराहते हुए पूछा। इससे पहले कि तनवीर इसकी बात का जवाब देता, जूलिया को भी होश आ गया और फिर नोमानी ने भी इसी तरह कराहते हुए आंखें खोल दी। ओह, शायद वो दोनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। जूलिया ने कमरे में अपने साथी को मौजूद और जेफर्ड और सिल्विया को वहाँ से गायब पाकर जल्दी से कहा। हाँ, ये सब इस काउंटर गर्ल की वजह से हुआ है, जो इन दोनों को हमारी आमद के बारे में मुतल्ला करती रही। तनवीर ने गुस्से से कहा और सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जब मैं तुम्हारा रुका पढ़कर होटल में आई तो मैंने काउंटर गर्ल से तुम्हारे बारे में पूछा था। पहले तो वो हैरान हुई थी, फिर इसने खुद ही बता दिया कि तुम कमरा नंबर 36 में मिस्टर ग्रे और इनकी मिसेस जेनी से मिलने गए हो। मैंने इसे वहाँ जाने के लिए कहा तो इसने मुझे नहीं रोका। मैं लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अभी मैं बाहर खड़ी सोच ही रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई हो। इससे पहले कि मैं पलटती, मेरे सर पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गई। वो शायद किसी दूसरे कमरे के दरवाजे की आड़ में छुपा मेरी आमद का ही इंतज़ार कर रहा था। काउंटर गर्ल ने शायद इन्हें मेरे ऊपर आने का भी बता दिया था। जूलिया ने कहा। इसे भी काउंटर गर्ल पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से इन्हें इस अजियत का सामना करना पड़ा और दूसरे मुजरिम इनकी हाथों से निकलने में कामयाब हो गए थे। हम भी इसी काउंटर गर्ल के सितम का शिकार हुए हैं। जब हम गैर मुल्की जोड़े का ताक़ुब करते हुए यहाँ आए तो वो दोनों लिफ्ट में ऊपर जा चुके थे। हमने काउंटर गर्ल को इनके हुलिये बताकर पूछा कि वो किस फ्लोर और किस कमरे में गए हैं। पहले तो इसने हमें कुछ बताने से इनकार कर दिया। जब हमने इन्हें बताया कि हम CIT के आदमी हैं तो इसने हमें कमरा नंबर 361 बता दिया। हमने काउंटर गर्ल को सख्ती से मना किया था कि वह इन दोनों को हमारे बारे में मुतल्ला ना करे। इसने हामी भर ली। हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर पहुँचे और कमरा नंबर 361 के पास पहुँच गए। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने आवाज़ देकर नोमानी को भी अंदर बुला लिया। जैसे ही नोमानी अंदर आया, इसी वक्त कमरे के दरवाजे से कोई चीज़ अंदर आ गिरी। इससे पहले कि हमें इस चीज़ को देखने का मौका मिलता, एक हल्का सा धमाका हुआ और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़कर मेरा सांस रोक दिया हो। मेरी आंखों के सामने यकलख्त अंधेरे की चादर तन गई थी और मैं वहीं गिर गया था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। अब होश आया है। सिद्दीकी ने अपने साथ पेश आने वाले हालात की तफसील बताते हुए कहा। काउंटर गर्ल, मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। ये सब इसकी कारस्तानी है। वो यकीनन इनसे मिली हुई थी। साफ जाहिर होगा कि ये वो इन्हीं की साथी थी। हो सकता है वो स्टार की साथी दूसरी लड़की हो। आप इस पर गुस्सा उतारने का क्या फ़ायदा? तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सब कुछ करने के बाद वो हमारा इंतज़ार में बैठी होगी। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इससे पहले कि कोई बात होती, अचानक जूलिया की कलाई पर मौजूद रिस्ट वॉच से ज़रबें लगने लगीं। वो चौंक उठी। सिद्दीकी, तुम एहतियातन एक नज़र काउंटर गर्ल को देखाओ और तनवीर, तुम दरवाज़ा बंद कर दो।
वॉच ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है, मैं चेक करती हूँ। कौन है? यस, जूलिया स्पीकिंग, ओवर। जूलिया ने वॉच ट्रांसमीटर को ऑन करते हुए कहा। सफदर बोल रहा हूँ मिस जूलिया, आप इस वक्त कहाँ हैं? ओवर। ओह सफदर, तुम? क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रहे हो? ओवर। मैं इस वक्त स्टार के ठिकाने के करीब से बोल रहा हूँ। मुझे आपकी और सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। आप प्लीज़ इन्हें कॉल करके राजिम कॉलोनी पहुँच जाएं, राजिम कॉलोनी बी ब्लॉक। मैं वहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओह, अगर ऐसी बात है तो हम अभी पहुँच रहे हैं। 3 मेंबर तो मेरे साथ हैं, तनवीर, नोमानी और सिद्दीकी। मैं फ़िलहाल इन्हें ला रही हूँ। अगर कहो तो इमरान और दूसरे साथियों को भी कॉल करके बुला लूँ। इमरान साहब को मैंने 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की थी, मगर वो ट्रेस नहीं हो रहे। खबर और चौहान से मेरी बात हो चुकी है, वो मेरे पास पहुंचने वाले हैं। आप सब यहां जल्द से जल्द पहुंच जाएं। असलहे की फ़िक्र मत करें, हमें जल्द से जल्द इस कोठी पर रेड करना है, वरना मुजरिम और इसके साथी यहां से निकल जाएंगे। ओवर। सफदर ने जल्दी जल्दी से कहा। ठीक है, हम आ रहे हैं। ओवर एंड ऑल। जूलिया ने जल्दी से कहा और रिस्ट वॉच का विंड बटन दबाकर ट्रांसमीटर बंद करके इसकी सुइयां एडजस्ट करने लगी। चलो आओ, जूलिया ने कहा तो तनवीर आगे बढ़ा और इसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर नुमानी खड़ा था। जूलिया ने जल्दी जल्दी इसे सारी बात बताई और फिर वो तेज़ी से राहदारी में जाने लगी। इसी वक्त सिद्दीकी भी लिफ्ट से बाहर निकल आया। काउंटर गर्ल वहाँ से निकल चुकी है। इसकी जगह कोई मर्द काउंटर पर मौजूद था, जिसके मुताबिक काउंटर गर्ल, जिसका नाम सुरैया था, अपनी ड्यूटी ऑफ करके आधा घंटा कबल वहाँ से चली गई है। मैं इसका एड्रेस ले आया हूँ। क्या ख्याल है, इस लड़की के पास जाकर पूछा जाए कि वो यकीनन हमारे लिए करामात हो सकती है? नहीं, इसे हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हमें फौरी तौर पर आज़िम कॉलोनी बी ब्लॉक पहुंचना है। सफदर की कॉल आई थी, इसने मुजरिमों का ठिकाना तलाश कर लिया है। इस वक्त इसे हमारी मदद की ज़रूरत है, जूलिया ने कहा और इसे भी सफदर की कॉल की तफसील बता दी। ओह, फिर तो हमें वाकई जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहिए, सिद्दीकी ने कहा और फिर वो चारों तेज़ी से लिफ्ट से बाहर निकल आए और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए होटल से बाहर निकलते चले गए। चंद ही लम्हों बाद वो चारों एक ही कार में सवार होकर राजिम कॉलोनी की जानिब उड़े जा रहे थे। कार जूलिया ड्राइव कर रही थी। इमरान को होश आया तो इसने खुद को फारूकी अस्पताल के एक कमरे के बिस्तर पर पड़े पाया। डॉक्टर फारूकी इस पर झुके हुए थे और इसके बाजू में इंजेक्शन इंजेक्ट करके सुई बाहर निकाल रहे थे। इसे होश में आता देखकर इन्होंने इत्मीनान भरी सांस ली। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हें होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगा रहा था। डॉक्टर फारूकी, जोसेफ कैसा है? अल्लाह ताला का इस पर ख़ास करम हुआ है इमरान साहब। जिस तरह वो मौत के मुंह में जाते जाते बचा है, हम हैरान ही रह गए थे। इसकी जो हालत थी, इसे देखकर 1% भी चांस नहीं था कि वो ज़िंदा बच सकता है। इसका ज़िंदा बच जाना हमारे लिए वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं है। इसके जिस्म से बेशुमार गोलियां निकली हैं, मगर कुदरत खुदा की कोई भी गोली ऐसी जगह नहीं लगी जो इसकी हलाकत का बायस बनती। तुम्हें भी गोली लगी थी, जो तुम्हारे कंधे का गोश्त फाड़ कर निकल गई थी। बहरहाल तुम्हारे ज़ख्मों की भी स्टिचिंग कर दी गई है। तुम ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गए थे। अब 3 घंटों बाद तुम्हें होश आया है। डॉक्टर फारूकी ने इमरान को तफसील बताते हुए कहा। जोसेफ के ज़िंदा बच जाने की खबर सुनकर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान की लहरें फैलती चली गईं। इसने गहरा सांस लिया और सिरहाने पर सर रख दिया। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने सचमुच जोसेफ को नई ज़िंदगी दी थी। वरना इसने भी जोसेफ को जिस हालत में देखा था, इसे भी इसके बचने की 1% भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। खुदा का शुक्र है कि जोसेफ बच गया, वरना इसकी 10 मन से ज़्यादा वज़नी लाश को उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में डॉक्टर फारूकी भी मुस्कुरा दिया। वैसे हुआ क्या था? जोसेफ, और तुम्हारी हालत से पता चलता है कि तुम दोनों ने किसी ग्रुप के साथ फाइटिंग की थी। ऐसा ही समझ लें डॉक्टर फारूकी। ये बताएं, जोसेफ होश में है या नहीं? नहीं, अभी तक वो मुकम्मल बेहोश है। इसे ऑक्सीजन दी जा रही है। इसका 1-2 रोज़ तक होश में आना ना ही बेहतर है। और मेरा होश में रहना बेहतर है या मैं भी 1-2 रोज़ के लिए बेहोश हो जाऊं? क्यों? तुम क्यों बेहोश होना चाहते हो? नाम को ये फारूकी अस्पताल है, मगर यहाँ तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। वही बूढ़े डॉक्टर, वही मोटी भद्दी और बदमिजाज नर्सें, और कुछ नहीं तो अस्पताल में स्पेशल नर्सों का ही बंदोबस्त कर छोड़ो, ताकि मरीज़ों को होश में रहने के लिए कोई तो बहाना मैसर आ जाए। तुम जैसे डॉक्टरों और नर्सों को देख देख कर तो सचमुच बेहोश रहने को ही दिल चाहता है, इमरान ने कहा। और इसकी बात सुनकर डॉक्टर फारूकी बेख्तियार हंस पड़ा। होशमंद मरीज़ों के लिए अगर स्पेशल नर्सों का इंतज़ाम किया गया तो वो इनके हुस्न की ताब ना लाकर फिर से बेहोश हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? इन्हें तो सिर्फ होश में लाने की ही मैं ड्यूटी करता रहूँगा, डॉक्टर फारूकी ने हंसते हुए कहा। इसका जवाब सुनकर इमरान भी हंस पड़ा
अच्छा डॉक्टर फ़ारूकी, अब मुझे इजाज़त दो। मामला इस बार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर है। मुजरिम अभी तक मेरी पहुंच से दूर है। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो वो जो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे ज़ख्म तो ऐसे नहीं कि तुम्हें उठने यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हारी आदत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कैसे रोक सकता हूँ। डॉक्टर फ़ारूकी ने मुस्कुराकर कंधे उचकाते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारी दूसरी शादी किसी स्पेशल नर्स से जल्द अज जल्द हो जाए। इमरान ने कहा। इसके लबों पर शरारत आमेज़ मुस्कुराहट थी। अरे बाप रे, अब ऐसी दुआ की मुझे ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर फ़ारूकी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और इसका जवाब सुनकर इमरान खिलखिला कर हंस पड़ा। डॉक्टर फ़ारूकी ने इसे हिदायत दी कि वो ज़ख़म का ख़ास तौर पर ख्याल रखे। इमरान सर हिलाता हुआ और इसका शुक्रिया अदा करता हुआ अस्पताल से निकलता चला गया। जोसेफ के बारे में इसे मालूम हो गया था कि वो बेहोश है, इसलिए इसे देखना इमरान ने ज़रूरी ना समझा था। वो जल्द से जल्द दानिश मंजिल पहुंचना चाहता था, क्योंकि ब्लैक ज़ीरो से इससे जो बात हुई थी इसके मुताबिक इसके पास कोई अहम रिपोर्ट थी। जिस टैक्सी में वो अस्पताल आया था वो वहां से गायब थी। शायद ड्राइवर को होश आ गया था और इसने वहां से रफू चक्कर हो जाने में ही आफियत समझी थी। इमरान मुस्कुराते हुए सड़क पर आया। इसने एक टैक्सी रुकवाई और फिर वो इसमें बैठकर दानिश मंजिल की जानिब रवाना हो गया। इसने सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली थीं और जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। अभी तक जो वाक़यात पेश आए थे, इससे अभी तक इस्ताक तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। डिसूज़ी क्लब के गुंडे रूनी से पूछगछ करके इससे इस्ताक के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, मगर वो रूनी क्लब के किसी गुंडे को अपने ताक़ुब में आते ना दिख सका। और इस गुंडे ने न सिर्फ इस पर जानलेवा हमला कर दिया था, बल्कि राना हाउस से भी अपने बॉस को छुड़ाने के लिए अपने साथियों के साथ इस कदर जारहाना अंदाज में हमला किया था कि इसने एक लिहाज से जोसेफ को मौत के मुंह में धकेल दिया था। रूनी के राना हाउस में तलाश न होने के सबब इस गुंडे ने अपने साथियों समेत राना हाउस को ही बमों से उड़ा दिया था। ये दुरुस्त था कि रूनी राना हाउस के एक तहखाने के ब्लैक रूम में मौजूद था, मगर जिस तरह गुंडों ने राना हाउस पर बम बरसाए थे, इसने तहखाने की गिरी हुई छत भी देख ली थी। इस लिहाज से रूनी का ज़िंदा रहना महल ही था। स्टार कहाँ था, इसके अज़ाइम क्या थे और वो क्या करता फिर रहा होगा, इससे इमरान अभी तक कतई लाइल्म था। ब्लैक ज़ीरो से कहकर इसने सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को भी रेड अलर्ट करके शहर में फैला दिया था। इन्हें भी स्टार की तलाश का काम सौंपा गया था। वो कहाँ थे और किस पोजीशन में थे, इसके बारे में भी इमरान बेखबर था। इसे वॉच ट्रांसमीटर पर आने वाली वो कॉल याद आ गई, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गया था। इस वक्त इस पर हमला हो गया था। फिर शायद वो कॉल बंद हो गई थी, मालूम नहीं वो किसकी कॉल थी। अब यही था कि इमरान दानिश मंजिल पहुँच कर पहले ब्लैक ज़ीरो से रिपोर्ट लेता और फिर फ़र्दन मेंबरों से बात करता। कुछ देर बाद जैसे ही टैक्सी रुकी, इसने एकदम आंखें खोल दी। इसने टैक्सी ड्राइवर की गोद में एक नोट फेंका और टैक्सी से बाहर आ गया। एक गली क्रॉस करके वो दूसरी सड़क पर आ गया और फिर 2-3 गलियों से गुजरकर वो दानिश मंजिल पहुंच गया था। दानिश मंजिल में कदम रखते ही इसने इत्मीनान भरा सांस लिया और ऑपरेशन रूम में आ गया। इसका कंधा पट्टियों से लिपटा हुआ था और खून आलूद लिबास देखकर ब्लैक ज़ीरो बुखलाकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। ओह इमरान साहब, ये खून और ये पट्टियाँ, इसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। कोशिश तो मैंने बड़ी की थी कि तुम्हारी शक्ल देखने का मौका कभी ना मिले, क्योंकि ना तुम खुद किसी किनारे लगते हो, ना मुझे किसी किनारे लगने देते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा। सीधी सी बात है, जब तक तुम शादीशुदा होकर 8-10 दर्जन बच्चों के बाप नहीं बन जाओगे, इस वक्त तक मेरा शादी करने का कोई स्कोप ही नहीं बन सकता। मेरी शादी से आपकी शादी का क्या ताल्लुक़ है? आपने अपनी जगह शादी करनी है, मैंने अपनी जगह, ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा। ताल्लुक़ है तो कह रहा हूँ, जब तक सफदर खुतबा निकाह याद नहीं कर लेता और तुम शादी करके एक्स2 के अहदे से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर लेते, इस वक्त तक जूलिया भरा मेरे लिए क्या कर सकती है, इमरान ने कहा। और इसकी बात समझकर ब्लैक ज़ीरो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अच्छा हंस ले, बाद में लेना, पहले ये बताओ कि तुम एक्स2 को बेअकल किस लिहाज से कह रहे थे। आपके लिए चंद रिपोर्टें ऐसी हैं, वो सुन लीजिए और ख़ुद ही फैसला कर लीजिए, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो एक मशीन की जानिब बढ़ गया। इस मशीन को इसे ऑन करते देखकर इमरान ने पुरख्याल अंदाज में सर हिला दिया। वो समझ गया था कि ब्लैक ज़ीरो ने कोई ट्रांसमीटर कॉल कैच की है, जिसकी वो इसे रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता है। ब्लैक ज़ीरो ने मशीन ऑन करके 2-3 बटन दबाए और फिर एक डायल घुमाकर इसके साथ लगा हुआ बटन दबा दिया। रेड वुल्फ कॉलिंग, रेड वुल्फ कॉलिंग। अचानक कमरे में तेज़ और घबराहट आमेज़ आवाज़ गूंजी और इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा।
यस 01 अटेंडिंग यू, ओवर। एक और आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर इमरान समझ गया कि वो काफिस्तानी फ़ौरन सर्विस के चीफ सुरिंदर कुमार की थी, जिसे उर्फ़ आम में SK पुकारा जाता था। इमरान ने इस मशीन को खुसूसी तौर पर यहाँ लगा रखी थी। इस मशीन की खासियत ये थी कि अगर पाकेशिया से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जाता तो इसकी कॉल मशीन खुद ब खुद वसूल कर लेती थी, चाहे कॉल पाकेशिया की जा रही हो या पाकेशिया में किसी दूसरे मुल्क से आ रही हो। मशीन में ये खसूसियत भी थी कि वो खुद ब खुद साइक्लिंग लहरों को कन्वर्ट करके अपने अंदर समो लेती थी और ख़ुद ब खुद दोनों ट्रांसमीटरों की फ्रिक्वेंसियाँ हासिल कर लेती थी। रेड वुल्फ और काफिस्तान के फ़ौरन सर्विस के चीफ सुरिंदर कुमार की आवाज़ सुनकर इमरान सीधा होकर बैठ गया और गौर से इनकी बातें सुनने लगा। सुरिंदर कुमार रेड वुल्फ को अपने साथ किसी सौदे के लिए रजामंद कर रहा था और फिर इसने रेड वुल्फ को ऐसे हवाले दिए कि रेड वुल्फ को इसका सौदा 50% पर कबूल करना ही पड़ा। वेरी गुड। इसके अलावा तुम्हें मुझसे एक वादा और करना होगा। बोलो। असल हकीकत सामने आने पर तुम इस राज को हमेशा के लिए अपने और मेरे तक महदूद रखोगे और जवाब में काफिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करोगे, क्योंकि इस मामले में जितना हाथ काफिस्तान का है इससे कहीं ज़्यादा हाथ इसराइल का है। ओवर। सुरिंदर कुमार ने कहा और इसराइल का नाम सुनकर इमरान एक बार फिर उछल पड़ा। इसराइल। ओवर। रेड वुल्फ की भी चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। शायद इसराइल का नाम सुनकर भी वो बुरी तरह से उछल पड़ा था। हाँ बताओ, वादा करते हो कि तुम इंतकामन या किसी भी वजह से डिप्लोमेटिक पॉलिसी का काफिस्तान से कोई बदला नहीं लोगे। ओवर। सुरिंदर कुमार ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, इस बात का मैं हकीकत जाने के बाद ही फैसला करूंगा कि मुझे ऐसा कोई वादा करना चाहिए या नहीं। नहीं रेड वुल्फ, तुम्हें पहले मेरे साथ वादा करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम एक बार जो वादा कर लेते हो इस पर हर सूरत में अमल करते हो। ओवर। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अगर काफिस्तान मुकम्मल तौर पर मुझे ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहा तो मैं काफिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच रेड वुल्फ। तुमने वादा कर लिया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब सुनो, तुम्हें पाकिस्तान में जिस मिशन पर भेजा गया है ये दुरुस्त है कि अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा काफिस्तान को ही पहुंचता है। इस मिशन के लिए खतीर का रकम तुम्हें बुलाया भी काफिस्तान ने था, मगर तुम्हें काफिस्तान बुलवाने और पाकिस्तान मिशन तुम्हारे हवाले करने का असल मकसद और प्रोग्राम इसराइल का था। तुम्हारे मिशन पर जो रकम खर्च की जा रही है वो भी इसराइल की ही मुहैया करदा है। असल बात यह है कि यूरोप में एक मिशन पर काम करते हुए तुम्हारे हाथों पर चंद इसराइली एजेंट हलाक हो गए थे। वो एजेंट इसराइल के ताकतवर बाजू समझे जाते थे और वो जिस मिशन पर काम कर रहे थे इसके मुकम्मल होते ही आधा यूरोप इसराइल के कंट्रोल में आ सकता था, मगर तुमने अपने मफाद के लिए और ज़ाती रंजिश की बिना पर इन एजेंटों को ही ख़त्म कर दिया और इनका सारा मिशन सबोताज कर दिया, जिस पर इसराइल ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर डाले थे। बहरहाल इन्हें जितना दुख मिशन ख़त्म होने का हुआ, इससे कहीं ज़्यादा दुख अपने स्पेशल एजेंटों की हलाकत का हुआ था। इन्हें तुम पर इस कदर जो गुस्सा था कि वो हर सूरत में तुम्हें हलाक करके इंतकाम लेना चाहते थे। इन्हें तुम्हारी हलाकत के लिए स्पेशल किलर्स की एक तंजीम भी भेजी थी, लेकिन वो तुम्हारी हैरत अंगेज़ और खौफनाक सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं थे। तुमने जिस तरह स्पेशल किलर्स को अपने ताबे करके उल्टा इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जिससे इसराइल बुरी तरह से बौखला गया और ख़ुद इन्हें अपने हाथों इस स्पेशल किलर्स तंजीम का खात्मा करना पड़ा। इस खौफनाक वाक़े पर इसराइल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। इसके सामने तुम्हारी गैर मामूली और खौफनाक ताकतें खुलकर अय्यां हो गई थीं। इन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास होने लग गया था कि अगर तुम जैसा ख़तरनाक और गैर मामूली ताकतवर इंसान का खात्मा ना किया गया तो तुम इसराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सख्त ख़तरे का बायस बन सकते हो। इसलिए वो तुम्हें हर सूरत में हलाक करने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन इनकी समझ में ऐसी कोई तरकीब नहीं आ रही थी। वो तुम्हें हलाक भी करना चाहते थे और ख़ुद पर इल्ज़ाम भी नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिर इन्होंने खासी सोच विचार के बाद काफिस्तान से रब्ता किया और इन्हें मशवरा दिया कि इनका हरीफ मुल्क पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है। ख़ास तौर पर इन्होंने एटमी सलाहियतों में इस कदर कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं कि वो किसी भी वक्त काफिस्तान को नीचा दिखा सकता है। इस बात की वाकई काफिस्तान को भी तशवीश थी। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्द मनवाने और इसकी ताकतों को दबाने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन इस सिलसिले में हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसराइल ने कहा कि अगर हम किसी तरह यूरोप में मौजूद एक ताकतवर और खौफनाक मुजरिम स्टार्क को हायर कर लें तो इस तरह पाकिस्तान को ना सिर्फ हर किस्म की एटमी सलाहियतों से महरूम किया जा सकता है, बल्कि वो चाहे तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर सकता है। इस सिलसिले में इसराइल ने काफिस्तान को यकीन दिलाया कि वो स्टार्क की तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा।
इन्होंने जब तुम्हारी गैर मामूली सलाहियतों से काफिस्तान को आगाह किया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। काफिस्तान को हैरत हो रही थी कि पाकिस्तान के सिलसिले में इसराइल काफिस्तान की इस कदर इमदाद क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में बताया गया कि वो रेड वुल्फ को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर अली इमरान के मुकाबले लाना चाहता है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर अली इमरान इसराइल को भी कई बार नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था, जिसका चाहने के बावजूद कोई बदला ना लिया जा सका था। इस तरह रेड वुल्फ भी इनके दुश्मनों में शुमार होता था। वो जानते थे कि रेड वुल्फ का पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान से टकराव हो गया तो फिर इनमें से किसी एक की मौत यकीनी हो जाएगी। रेड वुल्फ के हाथों पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान हलाक हो जाए या इनके हाथों रेड वुल्फ का खात्मा हो जाए, इस तरह इन दोनों दुश्मनों में से एक का तो खात्मा हो ही जाएगा। अगर रेड वुल्फ कामयाब होता है तो इस तरह काफिस्तान को भी खातिर ख्वाह फ़ायदा पहुंच सकता है। इसराइल का ख्याल है कि जब रेड वुल्फ का अली इमरान और सीक्रेट सर्विस के सामने होगा तो इनमें खौफनाक जंग होगी। अली इमरान मरते मरते भी रेड वुल्फ का ऐसा हशर कर जाएगा कि रेड वुल्फ सिर्फ नाम का ही रेड वुल्फ रह जाएगा। इसकी सलाहियतों, इसकी ताकतों में एक बार कमी आ जाए तो इसे हलाक करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। काफिस्तान को यकीन था कि अगर रेड वुल्फ वाकई इस कदर हैरत अंगेज़ और खौफनाक ताकतों का मालिक है तो इसके मुकाबले में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकेगा। इनके साथ साथ वह पाकिस्तान की भी कमर तोड़ कर रख सकते हैं। इन्होंने इसराइल के साथ खुफिया मुआहिदा कर लिया और फिर अपने ज़राए से तुम्हें हायर कर लिया। तुम्हारे सामने पाकिस्तान में एक ऐसा मिशन रखा गया जो तुम्हारे मतलब का भी था और इस सिलसिले में तुम्हें जो मुआवजा देने की पेशकश की गई थी वो भी तुम्हारी तवक्कुआत से बढ़कर थी। बहरहाल तुम्हें इस मिशन के लिए तैयार किया गया। काफिस्तानी हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया था कि तुम्हारे ज़रिए पहले अपना स्पेशल मिशन मुकम्मल कराया जाएगा और फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किसी भी ज़रिए से टिप देकर तुम्हारे सामने ला खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरह काफिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा और इसराइल का भी। चूँकि तुम्हारा यूरोप से ताल्लुक़ है और इतला के मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने यूरोप में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए जानबूझकर असल हकीकत तुमसे छुपा ली गई और तुम्हें पाकिस्तान मिशन पर भेज दिया गया। अगर तुम अपने मिशन और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ साथ अली इमरान का भी खात्मा करने में कामयाब हो जाते हो तो काफिस्तान ने तुम्हारी हलाकत का यहाँ काफिस्तान में ऐसा जाल तैयार कर लिया है जिससे तुम किसी भी सूरत में नहीं बच सकते। ये बातें मेरे इल्म में थी। मैं इस सिलसिले में तुमसे खुलकर बात करना चाहता था मगर मुझे कोई मौका मैसर नहीं आ रहा था। तुम्हें ये सब कुछ बताकर एक लिहाज से मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी का मरतकब हो रहा हूँ, लेकिन एक तो मैं तुम्हारी गैर मामूली और पुरस्कार ताकतों से बेहद मरूब था और दूसरे तुम्हें जो ऑफ़र्स की गई थी वो मेरे सामने वाकई बहुत बड़ी और अट्रैक्टेबल थी। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें ये सब कुछ बताकर तुमसे मैं 50% भी हासिल कर लूँ तो मैं दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार हो सकता हूँ, जिसकी ख्वाहिश मैं बरसों से दिल में लिए बैठा हूँ। पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस का चीफ होने के बावजूद मैं वो मराहत हासिल नहीं कर सका जो एक लिहाज से तुम्हें पाकिस्तान मिशन मुकम्मल करके हासिल होने वाली हैं। ओवर। सुरेंद्र कुमार ये तफसील बताकर खामोश हो गया।